नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और मिडेवल हिस्ट्री की वीडियो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी पर्याप्त समय मिल गया है आपको भी। इस कारण से आज पिछला टॉपिक हमने इल्तुतमिश पे ख़त्म किया था और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पे कवर कर लेंगे ताकि आपको भटकना ना पड़े। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं हम ये भी देखेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो सबसे पहले ये जानिए कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन निकलेंगे। यदि क्वेश्चन निकलेंगे उसके हिसाब से आप टॉपिक को वरीयता दे सकते हैं, उतना टाइम आपको खर्च करने की जरूरत है। अब देखिए इसमें 5 क्वेश्चन निकलते हैं रजिया सुल्तान में। तो रजिया सुल्तान में 5 क्वेश्चन पहले कौन से निकलते हैं ये जान लीजिए। रजिया सुल्तान जब शासिका बनती उसके समक्ष कठिनाइयों का समाधान दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन रजिया की असफलता का कारण। चौथा रजिया के पतन पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा रजिया के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए या विशिष्ट प्रतिभा का परिलक्षण कीजिए, है ना, विशिष्ट प्रतिभा को दिखाइए। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन बनेंगे रजिया सुल्तान से और पांचों क्वेश्चन को कवर कर लेना एक ही टॉपिक पे बहुत जरूरी है। बार बार अलग अलग तरीके से कवर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। इस कारण से मैंने एक स्ट्रेटजी के तहत पांचों मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के फैक्ट बहुत ही कम समय में, इतने कम समय में आप याद भी नहीं कर पाएंगे, उतने कम समय में ये सब डेटा प्रोवाइड किए दे रहा हूँ ताकि मेन्स लिखने में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप अभी रजिया से कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंस का बना लेंगे, मेरी गारंटी है। लेक्चर को सुनना है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। पूरा वीडियो देखिए, फिर जो ना समझ में आए बताइए, कमेंट करिए, हम उसका भी समाधान देंगे। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे इसमें लगातार नई वीडियोस आ रही हैं और अभी जियोग्राफी की क्लास भी कंटिन्यू होगी और उसके अलावा स्टैटिक जीके की भी क्लास चल ही रही है, उसके अलावा करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है। तो रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जरूरतमंदों तक ये पहुँच जाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान हमारा टॉपिक है, रजिया सुल्तान। पहले एक कहानी सुनते हैं और उसके बाद इन्हीं चीज़ों को दोहरा लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। देखिए रजिया सुल्तान पहली बात तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र तुर्क शासिका थी, यह पहली महिला सुल्तान थी। इससे पहले कोई भी महिला शासिका प्रत्यक्ष शासन नहीं की। उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम ग्रंथावली में महिला के शासन को अपमान स्वरूप समझा गया है। कोई भी महिला यदि इस्लाम ग्रंथ के अनुसार शासिका बनती है तो उसके शासन को जनता स्वीकार नहीं करती है या नहीं करना चाहिए, ऐसा इस्लाम ग्रंथों में मिलता है, ऐसा कहा जा रहा है इसके विवरण में। आप इसके जब एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, इसके बारे में तथ्य निकालेंगे तो ऐसा माना जाएगा। बाकी इस्लाम ग्रंथ तो हमने भी नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पता ये है वास्तविकता या नहीं है, लेकिन चूंकि इतिहास में इसकी प्रमाणिकता मिलती है इस कारण से हमें पेपर में डालना है। दूसरी बात जानिए कि रजिया सुल्तान ही वो स्त्री है जहां से वुमेन एम्पावरमेंट, आज महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है। तो आप देखें महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। यदि हम व्यवहारिक अर्थ की बात करें तो महिला का जो है पूरी तरह योग्य नेतृत्व, जितनी भी उसके अंदर क्षमता है, उसको समाज के सामने, राज्य के सामने, राष्ट्र के सामने या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामने उजागर होना और एक शक्ति के रूप में प्रकट करना है। तो देखिए महिला शासिका बनने के साथ ही इसने कमर तोड़ दी उन आमिर और तुर्कों की जिन्होंने बोला था कि हम महिला के शासन को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले देखेंगे जब इल्तुतमिश जाते हैं, इल्तुतमिश का जब खात्मा होता है, उनकी अंतिम अवस्था रहती है, तो वो अपनी सत्ता का जो हस्तांतरण है ये जानते हुए भी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, फिर भी उनके पुत्रों की अयोग्यता को देखते हुए उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत ज़्यादा शिक्षित किया था। सैन्य कार्य में भी कार्यकुशल थी, बुद्धिमान थी, दूरदर्शी थी, राजनीतिज्ञ थी, कूटनीतिक समझ भी थी और पिता का भी ये सहारा बनी थी। इस कारण से पिता इस पर बहुत विश्वास करते थे। इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता का हस्तांतरण रजिया सुल्तान को किया, लेकिन बाधा पहुंचाती हैं उनकी जो पत्नी रहती है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान का एक अयोग्य पुत्र रहता है रुकनुद्दीन फिरोज, यानी इसका भाई। रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता में बैठाया जाता है क्योंकि ऐसा आमिर और तुर्कों की इच्छा रहती है। वहाँ के लोकल जो सत्ताधारी रहते हैं, इनके सूबेदार रहते हैं, सामंत रहते हैं, उनकी इच्छा रहती है ताकि ऐसा शासक बने जिसके अंतर्गत हमें ज़्यादा कष्ट न झेलने पड़े। हर कोई चाहता है आजकल कि गुलाम शासक ही बने, उसको बना देते हैं, लेकिन उसमें उतनी योग्यता रहती नहीं है, जरा भी योग्यता नहीं रहती। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था और इसी कारण से उसकी जो सत्ता है संभालती है उसकी माँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका नाम रहता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान का जो समय रहता है तो केवल अपने हित की पूर्ति के लिए रहता है
और ये केवल अपने लिए ही काम करते हैं, जिसके कारण आपसी विद्रोह भी होते हैं, इनका तंत्र भी जो है कमजोर रहता है, लगातार आक्रमण होते रहते हैं और शाह तुर्कान की व्यवस्था चरमरा जाती है और अंत में जनता का जो है भयानक गुस्सा इन्हें झेलना पड़ता है। इसी का फायदा लेती है रजिया सुल्तान। अब उसे लगने लगता है कि ये सही समय अवधि है कि जनता के साथ मिलकर शाह तुर्कान को अपदस्थ कर दिया जाए, और यही करते भी हैं। शाह तुर्कान जिस महल में रहती हैं वहाँ रजिया लोकल सैनिकों के साथ धावा बोल देती है, आम जनता के साथ धावा बोल देती है और अंत में शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज को परास्त होके जाना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि कैद में डाल दिया जाता है, लेकिन आमूमन जो है हत्या ज़्यादातर एक उचित विकल्प माना जाता है, क्योंकि कोई भी शासिका जिसे अब आगे सत्ता संभालनी है वो कतई नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा अवरोध सामने खड़ा रहे। तो रजिया 1236 में राज्याभिषेक करवाती है ना, अपना तिलकधारी हो जाती है और उसके बाद ये शासन संभालती है 1236 से। मात्र 4 साल का शासन रहता है 1240। वो अंतिम डेट है जिस दिन इसकी हत्या होती है 13 अक्टूबर 1240। उसी दिन ये कैथल नामक स्थान पर अपने पति अल्तुनिया के साथ दम तोड़ देती है, हिंदू डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके पहले की पृष्ठभूमि की हम बात करें कि जब ये शासिका बनती है तो उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां रहती हैं। तो पहली बात तो देखिए कि प्रतिद्वंदी, आजकल हर एक के प्रतिद्वंदी होते हैं, हमारे आपके भी प्रतिद्वंदी है, तो प्रतिद्वंदियों की भी समस्या रहती है। प्रतिद्वंदी इसे परेशान करते हैं, इसे समय समय पर ललकारते हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि लाहौर के शासक कबीर खां बहुत प्रमुख रहते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव रहते हैं कि इन्हें परास्त करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली के आमिर ए हाजिब, यानी बेहतरीन पद माना जाता है जो सुल्तान के काफ़ी करीब होता है, आमिर ए हाजिब रहते हैं इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, ये भी परेशान करते हैं। बाकी भटिंडा के शासक रहेंगे अल्तुनिया, या सूबेदार रहेंगे अल्तुनिया। सूबेदार का मतलब क्या? सूबेदार का मतलब यह कि शासक के अंतर्गत शासक, जैसे राष्ट्रपति के अंतर्गत राज्यपाल। अपने क्षेत्र में तो वो शासक है लेकिन है किसी के अंडर में, ये सूबेदार रहते हैं। ये लगातार चाहेंगे कि इसको सत्ता से हटा दिया जाए, इसका सत्ता से पूरी तरह से कैसे खात्मा कर दिया जाए। लेकिन उनकी जो रणनीति रहती इतनी काम करती नहीं है, क्योंकि रजिया भी बेहतरीन कूटनीतिज्ञ रहती है, आपसी विरोध का फायदा उठा के नहीं आपस में ही लड़ाती रहती है, तो बहुत देर तक ये अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखती है। लेकिन एक और खतरा मंडराता है राजपूतों का। देखिए राजपूतों का भी विद्रोह होता है, क्योंकि राजपूत भी अब जानते हैं कि अब कोई पुरुष, यानी अब कोई मुस्लिम शासक पुरुष रूप में सत्ता में नहीं है, महिला शासिका है, कमजोर है, इस पे आक्रमण करते हैं और दिल्ली को अपने कब्जे में करते हैं। इसमें प्रमुख रहते हैं राजस्थान यानी रणथंभौर और ग्वालियर के क्षेत्र के राजपूत, लेकिन इनका भी दमन आगे हो जाएगा, हम देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि शाही तुर्क जो रहते हैं, है ना, तुर्क सेना रहती है, तुर्क लोग रहते हैं और तुर्की आमिर और सामंत, ये सभी क्या है कि महिला शासन को अपमान के दृष्टि से समझते हैं कि हम महिला के अंतर्गत शासित हो रहे हैं। तो इन्हें भी निपटाना, इन्हें भी सही लाइन में लाना रजिया के समक्ष चुनौती रहती है। और इन चुनौतियों का समाधान वो कैसे करती है? चुनौतियों का समाधान करती है सबसे पहले जब इनका विद्रोह हो रहा था प्रतिद्वंदियों का, उसमें कबीर खां 1240 में ही सबसे पहले विद्रोह करते हैं। और विद्रोह करते समय उन्हें एक बात का आभास तो होता है कि रजिया इतनी कमजोर है नहीं, फिर भी वो भिड़ जाते हैं और बाकी साथी जो इन्हें जंग के बीच में ला देते हैं वो कहीं ना कहीं फिर धीरे से पीछे आ जाते हैं कि पहले कबीर खां का हश्र देखते हैं फिर आगे हम निपटेंगे। कबीर खां से रजिया बहुत आसानी से निपट लेती है, कबीर खां परास्त हो जाते हैं और कबीर खां को अंत में लाहौर क्षेत्र देना पड़ जाता है, लाहौर से इन्हें धक्के मार के निकाल दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा लगातार चुनौती होती, फिर राजपूत जो रणथंभौर और ग्वालियर के राजपूत है ना, रणथंभौर के राजपूत भी षड्यंत्र रच रहे थे, ग्वालियर के राजपूत भी षड्यंत्र रच रहे थे और अपनी सेना को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन रजिया ने अपने सेना की 2 टुकड़ी भेजी और रणथंभौर और ये ग्वालियर वाले क्षेत्र को भी इन्होंने विजित कर लिया। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर तीसरी चीज इन्होंने क्या की है समाधान के लिए कि अपने प्रशासन तंत्र को मजबूत बनाया। इन्होंने समझा कि जब तक तुर्क और आमिर और ये सामंत ये उच्च पद पे रहेंगे, ये लगातार हमारे ऊपर आधिकारिक दबाव बनाएंगे, इनकी सत्ता को थोड़ा नीचे लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने तोड़ निकाला उस समय नवीन मुसलमान, जो बाद में आप मंगोल मुसलमान समझेंगे कि मंगोल मुसलमानों की उत्पत्ति हो जाती है, ये वास्तव में नवीन मुसलमान थे जो बाहर से आके बसे थे। तो ये चूंकि रजिया के प्रति बहुत वफादार रहते हैं, इस कारण से रजिया इन्हें उच्च पदों पर रखती है ना।
उच्च पदों पर रखती है और एक वजीर भी नवीन मुसलमानों में से ही नियुक्त करती है जो उनके वफादार रहते हैं। इससे अमीर तुर्कों को गहरा आघात लगता है क्योंकि उनकी पद प्रतिष्ठा पे आँच आती है कि नवीन मुसलमानों से वो नफरत करते थे कि उन्हें उतना उच्च पद नहीं मिलना चाहिए, लेकिन रजिया उठा देती है। समाधान की बात ये हो जाती है रजिया का पतन क्यों होता है, सफलता क्यों होती है। तो देखिए पतन होने के कई कारण। पहली बात तो स्त्री होना, जैसा कि मिन्हास उल सिराज ने कहा है कि रजिया का पतन होना केवल उसके स्त्री होने का परिणाम है ना। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने भी कहा है कि उसके अंदर जितनी योग्यता दूरदर्शिता थी वो शायद रास ना आई तुर्कों और आमीरों को। तो ये चीजें आप देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे असफलता के और क्या कारण है। पहली बात तो ये कि इसका निरंकुश जो राजतंत्र था पूरी तरह के निरंकुश था, है ना, पूरी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर रखी थी। इसके कारण जो आमिर तुर्क होंगे, सामंत होंगे या स्थानीय लोग होंगे, वो भी क्या है कि कभी कभी कठोर दंड से पीड़ित हो जाते हैं और कई बार नाजायज परेशान किए जाते हैं, तो इस कारण से इससे नफरत करने लगते हैं। और बाकी फिर आप देखेंगे कि जो तुर्क रहेंगे लगातार षड्यंत्र करेंगे और इन्हें छोड़ेंगे नहीं, लगातार आक्रमण होते हैं, एक के बाद एक आक्रमण होते हैं। और उसमें आग में घी डालने का काम तब हो जाता है जब याकूत से इनके प्रेम प्रसंग की बात चलती है। यानी याकूत रहता है, याकूत बहुत ही छोटे दर्जे का आदमी रहता है, लेकिन उसे आमिर या खुर पद दे दिया जाता है, जिससे फिर से एक बार आमिर सामंत तुर्क सब बौखला जाते हैं। और उसके बाद सबसे जो घृणित चीज़ लगती है मुसलमानों को वो ये लगती है कि जब रजिया घोड़े पे चढ़ती थी तो याकूत उन्हें सहारा दिया करते थे, जो सबसे ज़्यादा मतलब खलने वाली बात है। कितने छोटे दर्जे का आदमी यदि शासिका को सहारा दे रहा है तो ये निश्चित तौर पे गलत है। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा खलती है इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को, क्योंकि आमिर हाजिब रहता है, प्रतिनिधि रहता है और उसको उतना महत्व नहीं मिलता जितना महत्व याकूत को मिल जाता है। इसके कारण षड्यंत्र रचा जाएगा और उसके बाद ये असफल होती जाएगी। यही चारित्रिक कुछ लक्षणों के कारण इतिहासकार मानते हैं कि इनका धीरे धीरे दमन हो जाता है और 13 अक्टूबर 1240 को इनकी हत्या हो जाएगी। तो आइए पूरी स्टोरी हमने समझी है, ओवरव्यू दे दिया है। अब आइए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जहां से मेंस के क्वेश्चन बनेंगे और पीटी क्वेश्चन भी निकलेंगे। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा। तो देखिए रजिया की पहली बात तो हम कठिनाइयां देखते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आएगा ही आएगा। और देखिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि इख्तियारुद्दीन ऐतगीन ये दिल्ली के रहते हैं, ठीक है, आमिर हाजिब रहते हैं, भटिंडा के अल्तुनिया है ना सूबेदार रहते हैं ये, और लाहौर के कबीर खान ये परेशान करते हैं, लेकिन जल्दी इनसे निपटा जाता है। कबीर खान को परास्त किया जाता है, ये अपने आप लाइन में आते हैं। राजपूत विद्रोह होता है। राजपूत विद्रोह में हमने बताया कि रणथंभौर और ग्वालियर रणथंभौर और ग्वालियर का विद्रोह होता है, लेकिन रजिया इसे दबा देती है। फिर समर्थन का अभाव। तो पहली बात तो ये कि जब ये शासिका बनती है तो जनता का जबरदस्त समर्थन रहता है, क्योंकि एक चंगुल से छुटकारा पाते हैं। लेकिन बहुत समय बाद जब इसका वो रूप, मर्दाना रूप, जैसे लोगों के बीच में खुले मुंह आना, कुबाह कुला में आना, यानी टोपी पहनना और कुर्ता पहनना, खुले मुंह दरबार जाना, लोगों के बीच हाथी में बैठ के आना, घोड़े में बैठ के आना, शिकार खेलना, हर वो गतिविधि करना जो महिला शासिका को शोभा नहीं देता था इस्लामिक धर्म के अनुसार, वो कार्य करना। तो इस कारण से जनता भी इनके खिलाफ क्या है कि भड़क गई थी और जन समर्थन का अभाव था। समर्थन केवल उन्हीं लोगों का था जो विद्रोही थे, जो इनके विद्रोहियों के विद्रोही थे। कहने का मतलब इनके दुश्मनों के दुश्मन थे, बस उन्हीं का समर्थन प्राप्त था। और रजिया का स्त्री होना, बता ही रहा हूं, इस्लामिक कानून में स्त्री की सत्ता को स्वीकार करना अपमान माना जाता था। इस कारण से षड्यंत्र रचे जाएंगे इन्हें हटाने का। समाधान के लिए क्या काम होंगे? देखिए प्रांतीय सूबेदारों का दमन। अब देखिए प्रांतीय सूबेदार जैसे मुल्तान, बदायूं, हांसी, लाहौर और जुनैदी। देखिए लाहौर जुनैदी कौन है? जुनैदी जब इसके बाद शासक बनेंगे बहराम शाह के प्रधानमंत्री रहते हैं जुनैदी। ये भी षड्यंत्र में बखूबी साथ देते हैं, बहराम शाह को सत्ता में लाना चाहते हैं। इस कारण से मुल्तान, बदायूं, हांसी और लाहौर के साथ जुनैदी भी अपनी सेना संगठित करते हैं और इनको परास्त करने की कोशिश करेंगे तब जब ये अल्तुनिया से भिड़ने जाएंगी। कहाँ? भटिंडा। उधर से अल्तुनिया इन्हें अल्टीमेटम देता है कि हम आपको मारने आ रहे हैं, और इससे पहले कि वो मारने आए रजिया स्वयं निकल जाती है भटिंडा की ओर। ये 60 गांठ रहती है। इधर से ये सब मिलकर मुल्तान, बदायूं, हांसी, लाहौर, जुनैदी सब मिलकर
और दिल्ली के एतगीन, इख्तियारुद्दीन एतगीन वगैरह सब मिलकर चढ़ाई कर देते हैं और याकूत उस समय रक्षा में रहता है, याकूत की कर देते हैं हत्या। और उधर से जाते हैं तो रजिया जब जाती है वहां युद्ध करने तो अल्तुनिया उनके सेनापति को मिला लेता है, उनकी सेनाओं को अपने पक्ष में कर लेता है और वहां रजिया कैद हो जाती है। तो ये बात हो जाती है। फिर प्रशासन को सक्षम बनाने का प्रयास करेगी, समाधान के लिए काम है, फिर आगे देखेंगे वो किस प्रकार की घटना है। पहली बात तो प्रांतीय सूबेदारों का मुल्तान, बदायूं, हासी, लाहौर, इन जितने भी प्रांतीय सूबेदार थे सेना की टुकड़ी भेज भेज के इनका दमन किया गया। प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए मैंने बताया ही कि नवीन मुसलमानों को उच्च पद दिए गए और देखिए प्रधानमंत्री या वजीर नियुक्त किया गया किसे, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद तीसरा मेन कारण आएगा समाधान में निरंकुश आचरण। निरंकुश मतलब पूरी सत्ता अपने हाथ में रखना, जिसके कारण पुरुष समान आचरण करती है, यानी कोट पैंट कुर्ता पैजामा जो हम लोग आजकल चलाते हैं उस प्रकार की कुछ प्रवृत्तियां रहती हैं। तो कुर्ता पैजामा तो नहीं, लेकिन कोट और टोपी, जिसे टोपी को बोलते थे कुबाह और कुलाह बोलते थे किसे, कोट को। तो कुबाह और कुलाह पहन के चलती थी, खुले मुंह दरबार में जाती थी वही, और शिकार खेलती थी, लोगों के बीच में हाथी में बैठ के जाती थी, घोड़े में बैठ के जाती थी, हर वो कार्य करती थी जो शासक या सुल्तान किया करते थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राजपूतों पर विजय रणथंभौर और ग्वालियर के राजपूत ज्यादा ही तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसके बाद सेना भेजती है और उनका दमन कर देती है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है रजिया के पतन होने का कारण, अभी मेंस में बनेगा और आगे भी बनने की संभावना है। तो रजिया के पतन होने का क्या कारण है? पहली बात तो ये तो देखिए, रजिया के पतन होने का कारण याकूत से संबंध बताया गया। याकूत छोटे दर्जे का आदमी था, लेकिन उसको आमिर याकूत पद देना और उनसे प्रेम संबंध की बातें चलना, ये थोड़ा सा तुर्कों को और आम जनता को खलती नहीं है। इस कारण से इसके खिलाफ लगातार साजिशें रची जाएंगी और कमजोर किया जाएगा। ये आमिर याकूत पद दे दिया जाता है। आमिर याकूत मतलब अश्वशाला का प्रमुख है ना, घुड़शाला का प्रमुख, ये पद दे दिया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कबीर खान का विद्रोह होता है 1240 में। कबीर खान लाहौर के सूबेदार रहते हैं, ये सबसे पहले विद्रोह में आगे आते हैं और लेकिन ये इनका विद्रोह कुचल दिया जाता है, लेकिन फिर भी कमजोर तो कर ही देते हैं। उसके बाद भटिंडा विद्रोह जिसकी हम बात कर रहे थे, भटिंडा के शासक रहते हैं अल्तुनिया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन कहानी है। अल्तुनिया बाद में इनके पति बनेंगे, लेकिन पति बनने से पहले जहां तक हमने स्टोरी बताई थी कि अल्तुनिया से युद्ध करने जाती है, लेकिन अल्तुनिया इन्हें कैद कर लेता है धोखे से। और इधर ये एतगीन सब जितने भी रहते हैं 4-5, बदायूं, मुल्तान, हासी है ना, यहाँ के जो जितने भी रहेंगे शासक, तो ये जाके यहाँ कब्जा कर लेंगे, याकूत की हत्या कर देते हैं आसानी से। और यहाँ जो रहता है इख्तियारुद्दीन एतगीन, ये सत्ता में बैठा देता है बहराम शाह को। बहराम शाह अयोग्य रहता है और मेन जो लीडरशिप निभाता है एतगीन निभाता है। और एक पद होता है आमिर ए मामलिकात। यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो आमिर ए मामलिकात जो कि सुल्तान का प्रतिनिधि माना जाता है, आमिर ए मामलिकात आप लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ पे लिख देता हूं। आमिर ए मामलिकात, ये सुल्तान का प्रतिनिधि माना जाता है। ये पद ग्रहण करते हैं और उनका क्षेत्र जो है आपस में बांट लेते हैं, लेकिन अल्तुनिया को इसमें हिस्सा नहीं मिलता है और अल्तुनिया इससे घबरा जाता है और अल्तुनिया फिर वापस जाता है। और इसी क्षण का फायदा उठाती रजिया और कहती हम तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। रजिया अल्तुनिया सेना संगठित करते हैं और उसके बाद जाते हैं युद्ध करने, लेकिन चूंकि इनकी सेना संयुक्त रहती है, आधे रास्ते में ही इन्हें घेर लिया जाता है और इनकी सेना परास्त हो जाती है। ये भाग जाते हैं और कैथल नामक स्थान पर भागते भागते आराम करने के लिए रुकते हैं। 13 अक्टूबर 1240 का वो दिन था जिस वक्त हिंदू डाकू, चूंकि इनसे हिंदू डाकू भी नफरत करते थे और हिंदू डाकू ही इन्हें निपटा देंगे, इनकी हत्या कर देते हैं। तो याकूत की हत्या के रजिया का कैद होता है और एतगीन की विजय के बाद बहराम शाह शासक बनता है। और ये देखिए नाइब ए मामलिकात या आमिर ए मामलिकात एक ही बात है, ये पद ले लेता है। रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, रजिया अल्तुनिया हार जाते हैं और 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में हिंदू डाकुओं द्वारा हत्या हो जाती है। तो ये सब चीजें आप डाल देंगे, बहुत बेहतरीन आंसर तैयार हो जाएगा। दिमाग में फीड कीजिए डेटा, बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप बात करेंगे रजिया की असफलता के कारण। ये तो रजिया के पतन के कारण थे, है ना। असफलता के कारण और पतन के कारण लगभग सिमिलर लगते हैं, लेकिन चूंकि पतन टिप्पणी के रूप में आ जाता है इसलिए इतना आप जान के रखें ताकि कुछ भी लिख लें। और रजिया के असफलता के कारण में पहली बात तो यही कि जैसा मिन्हास उल सिराज का कोटेशन दे देंगे आप, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है, मिन्हास उल सिराज का कोटेशन दे देंगे। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का दे देंगे, है ना।
है ना, ईश्वरी प्रसाद का दे देंगे। 3-4 ऐसे राइटर, इनका नाम याद करके रखिए। ये कुछ ना कुछ तो बोलते ही बोलते हैं, आप देखेंगे हर एक में कुछ ना कुछ इन्होंने बोल के रखा है। इनके कोटेशन डाल दीजिए, उत्तर डायनेमिक हो जाएगा। रजिया का स्त्री होना, पहली बात तो ये कि रजिया का स्त्री होना इस्लामिक धर्म के विरुद्ध था। इस कारण से अपमानित हुए लोग कि हम एक स्त्री के अंतर्गत शासित हो रहे हैं, और इसी कारण से सभी लोग सत्ता हथियाने में लगे थे। और रजिया का मुक्त आचरण, वही पुरुष आचरण, सुल्तान के अनुरूप आचरण करना लोगों को रास नहीं आया। महिला है, मर्यादा में रहे, सीमा में रहे, ऐसा लोग सोचते थे, तो उनको भी करारा झटका लगता है इनके आचरण से। फिर अधिक निरंकुश, पूरी की पूरी सत्ता, पूरा का पूरा केंद्रीकरण अपने हाथों में रखती है। तुर्क और अमीरों की चलती नहीं, जिसके कारण लगातार इनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, आक्रमण होंगे। जन सहयोग न मिलना, जन सहयोग इसलिए नहीं मिलता है कि बस जो महिला धर्म होता है, जो इस्लामिक महिला की प्रवृत्ति होती है, पर्दा प्रथा जो रहती है उसको त्याग देती है, जिसके कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। और बहुत से लोग जो पहले इसके समर्थक रहते हैं, बाद में इससे नफरत करने लगते हैं। पारिवारिक तनाव, पारिवारिक तनाव आप देखते हैं, पहले रुकनुद्दीन फिरोज, शाह तुर्कान और उसके बाद बहराम शाह, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं, सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है। और रजिया को घरेलू युद्ध से ही फुर्सत नहीं मिलती कि बाहर से निपटे। इस कारण से बाहरी लोग कमजोर करते हैं घरेलू युद्ध का फायदा उठाकर, और ज्यादातर समर्थक जो रहते हैं बहराम शाह के रहते हैं या रुकनुद्दीन फिरोज के रहते हैं। इस कारण इसके दुश्मन हो जाते हैं। छठवां सबसे बात करेंगे कि सेनापतियों का विश्वासघात। सेनापतियों का विश्वासघात कैसे, जितने भी युद्ध इसने लड़े ज्यादातर में सेनापति के कारण ही मात खाई, या सेना जितनी भी इनकी दफन हुई है तो केवल इन्हीं कारण। बाकी इनका मैनेजमेंट बहुत शानदार था, लेकिन आप देखेंगे अल्तुनिया भी जो कैद करते हैं तो केवल सेनापति के विश्वासघात के कारण, अन्यथा कैद नहीं कर पाते रजिया को। याकूत के प्रति अनुराग, जिसको गलत दृष्टि से देखा गया, या कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका संबंध भी उनसे गलत था, प्रेम प्रसंग था एक छोटे दर्जे के आदमी के साथ जो कि शोभा नहीं देता था। तो ये सब चीजें थी। और बाद में ऐसा भी कुछ मिथ्याएं हैं कि अल्तुनिया भी बाद में कुछ समय के लिए कैद करता है, जो तो बाद में अल्तुनिया भी इन्हें फंसाता है, अल्तुनिया भी इनकी हत्या कर देता है या हत्या करवाता है। ऐसी बातें मिथ्या रूप में चलती हैं, सुनने के लिए मनोरंजक रूप से, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। अल्तुनिया और रजिया एक साथ ही मरते हैं, इस कारण से उस पर विश्वास ना करें। और रजिया के चरित्र और कार्यों का मूल्यांकन, यहाँ पर फिर 2-3 राइटर को उठाएंगे, मिन्हास उल सिराज, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद को उठा लेंगे। 1-2 और राइटर आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएंगे, लेकिन 2-3 राइटर पर्याप्त हैं। पहली बात, विभिन्न गुणों से युक्त। अब ये गुण क्या होते हैं? गुण सत्ता के अंतर्गत गुण होते हैं, राजनीतिक गुण होते हैं, कूटनीतिक गुण होते हैं, दूरदर्शिता होती है, पारदर्शिता होती है। इस तरह के जो गुण होते हैं, तो पारदर्शिता तो नहीं रख सकते, लेकिन दूरदर्शिता, कूटनीतिक, रणनीतिक, क्षेत्रीय सीमा के बचाव का गुण, तो ये सब चीजें रजिया के अंदर मौजूद थी। तब तो 4 साल तक बेहतरीन शासन किया इन्होंने, इतने विरोधों का सामना किया। कुशल शासिका थी, इनको इनके पिता ने दक्ष किया था, सैन्य गुण में भी, सेना की लीडिंग में भी, और शिक्षा भी प्राप्त थी, है ना, पढ़ना लिखना भी जानती थी। इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण, वीर व साहसी, है ना। अधिकतर युद्धों में रजिया सेना का नेतृत्व करती थी, खुद सेना में उपस्थित रहकर युद्ध लड़ती थी, जीतती थी, इस कारण से वीर और साहसी थी। जबकि आप तात्कालिक समय में देखेंगे कि लोग लड़ते थे लेकिन वो पीछे रहते थे, अपनी सेना को ही आगे भेजते थे या सेनापति को आगे भेजते थे, लेकिन रजिया कई मौके पर सबसे आगे खड़ी मिलती थी, इस कारण से इसे वीर और साहसी भी कहा गया है। और सफल कूटनीतिक, वही हम बात कर रहे हैं। कूटनीतिक का मतलब कि देखिए आपस में ही लड़ा दी, या आप चारों तरफ से विद्रोह हो जाता है, एतगीन, कबीर खां, इन सबका, तो जानते हैं कि संयुक्त सेना को हम हरा नहीं पाएंगे, तो प्रलोभन दे दे के प्रलोभन इन्हें आपस में ही भिड़ा देती है और वैचारिक मतभेद हो जाता है, धीरे धीरे इन्हें तोड़ देती है। इस कारण से सफल कूटनीतिक मानी जाती है। कुशल सेना नायक थी ही, अभी बताया, सेनापति का भी इसने काम किया है, कई जगह इसने लीडिंग भूमिका निभाई है। और निरंकुशता प्रेमी होना बहुत जरूरी था, नहीं इसे खेल जाते लोग, निरंकुशता नहीं होती इसके अंतर्गत तो आमिर और तुर्क ही से दबा देते और इसकी हत्या कर देते। हालांकि बाद में हत्या तो होती है, लेकिन फिर भी अपने शासनकाल को इसने बखूबी निभाया। और रजिया के पतन होने का एकमात्र कारण रजिया का स्त्री होना है, ये सर्व प्रमाणित है। लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महिला हमारे ऊपर शासन कर रही है। मुस्लिम इतिहास में अप्रत्यक्ष शासन तो कई हुए, लेकिन प्रत्यक्ष महिला शासन एक ही बार हुआ है, वो है रजिया के द्वारा। इसके कारण इनकी हत्या हो जाएगी। और इसके बाद देखिए बहुत से कमजोर शासक आएंगे, जिसमें आखिरी शासक रहेंगे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 रहेंगे, लेकिन 1265 के बाद बलबन का एक बेहतरीन शासन शुरू होता है, और बलबन से वो दास्ता शुरू होती है, कहा जाए कि सबसे क्रूर शासन की वो दास्ता शुरू होती है, जहां से लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत मानी जाती है। बलबन ही वो शासक है जो एक के बाद एक तुर्गान चहलगानी को तोड़ेगा,
तुर्कों को तोड़ेगा, नवीन मुसलमानों को ऊपर लाएगा और उसके बाद तरह तरह के लोगों को जो उसके विरोधी हैं इतनी खतरनाक सजा देता है, इतना ज़्यादा प्रताड़ित करता है कि उनकी रूह कांप जाती है। राजत्व का सिद्धांत देता है जिसमें खुद को नियाबत एक खुदाई बोलता है, ईश्वर का प्रतिनिधि बोलता है। तो अगला टॉपिक हमारा बलबन पे बेस्ड होगा और बलबन से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकलेंगे राजत्व का सिद्धांत से लेके जितने भी बन सकते हैं, हम यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे ताकि आपका काम एक ही जगह हो जाए। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए थोड़ा समय टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट आप हर जगह पाएंगे नहीं, इसलिए फैक्ट को रटना छोड़ के आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, आपकी चीज़ें तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। एक बार मेरे साथ आप हिस्ट्री पढ़िए, आप हिस्ट्री में किसी प्रकार के आंसर को बना लेंगे, मेरी गारंटी है। बाकी हमारे ग्रुप पर, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे आप जुड़ते रहें, वहाँ हम मॉडल आंसर पेस्ट कर रहे हैं, कई करंट के मुद्दे उठाते हैं वहाँ पे और बहुत सारी नई चीज़ें हमारे अपडेट डालते हैं, लिंक डलती है, तो वहाँ से आप अपडेट पा जाएंगे। फेसबुक पेज है माधवी क्लास और अब हमारा पेज गूगल पे भी अवेलेबल है। गूगल पे आप माधवी क्लास डालेंगे तो सबसे पहले हमारा पेज ही खुलेगा, तो गूगल पे भी हमें वरीयता मिल गई है और गूगल ने भी हमें प्रमोट कर दिया है। उसके बाद आप पाएंगे कि आप माधवी क्लास यूट्यूब डालेंगे तो भी गूगल से डायरेक्ट यूट्यूब हमारा खुल जाएगा, है ना। बस स्पेलिंग आपको याद रखना है MAADHVI, MAADHVI। आपका लगातार सपोर्ट मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है, आप लोग हमारे सेशन को पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। और ये हर एग्जाम को फोकस्ड है, कोई ऐसा नहीं कि विशेषीकृत है, हर एग्जाम, हर वनडे एग्जाम में आना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। कोरोना काल है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।